नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल शो। आज आयुर्वेद से जुड़े हुए सवाल हैं और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में आप जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वस्थ व्रत विभाग में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आप आयुर्वेद में एमडी हैं। आपको करीब 13 वर्षों का अनुभव है। आप राजस्थान सरकार में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। आपके कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है, मेरी उम्र 16 वर्ष और मेरा वज़न 35 किलोग्राम है। मैं बहुत पतला हूँ, खाना भी बहुत खाता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है और इस दुबले के कारण मुझे तनाव भी रहता है। मुझे क्या करना चाहिए? ताराराम है बालोतरा बाड़मेर से। जी बिल्कुल, आजकल के युवा और किशोर वर्ग में ये समस्याएं अक्सर देखने में आ रही है। उसमें अक्सर ये रह रहा है कि हम जो भी खा रहे हैं उनकी बॉडी में सूट नहीं कर रहा, उनको लग नहीं पा रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो उसके लिए आयुर्वेद के जो खाने के नियम बताए गए हैं उनका पालन करना हमको ज़रूरी है। जैसे जब भी हम भोजन करें तो तन मन भुंजियात, मतलब एक ही जगह मन लगा के भोजन करें। आप देखेंगे आजकल जो किशोर हैं वो जब टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, हम देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया मैच हार रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है और हम लोग भोजन कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से भोजन करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि हमने भोजन किया है, लेकिन वो बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और इसी वजह से हमारी बॉडी में सेहत में उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ हम लोग ध्यान रखें, जब भी भोजन करें तन मन भुंजियात, मतलब एकांत स्थान में करें, शांत रह के करें, टीवी देखते हुए भोजन का प्रयोग ना करें। इसके साथ साथ अगर उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो भोजन के साथ साथ दूध के साथ केले का उपयोग कर सकते हैं। अगर उनको भूख नहीं लग रही है तो आयुर्वेद में एक हिंगवाष्टक चूर्ण हो रहा है, उसका उपयोग भी भोजन से पूर्व वो कर सकते हैं। इसके साथ अगर वो रात को मुनक्का है, उसको भी 10 मुनक्का अगर वो रात को दूध के साथ सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको जो भूख भी लगेगी, उनका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और उनका वजन भी बढ़ेगा। शो के दौरान हम हेलो डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर लगातार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप अपना सवाल इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और डॉक्टर से जुड़ी हुई जानकारी भी आप यहां पा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे हमेशा जुकाम रहता है और मैं गिलोय का भी खूब उपयोग करता हूं, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। कोई आयुर्वेदिक उपचार बताइए। आगरा से एक दर्शक है। जी, हम देखेंगे आजकल का जो हमारा पॉल्यूटेड वातावरण है उसको कारण हमको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। उसके कारण आप देखेंगे बच्चों में भी जैसे सीजन बदलता है तो उनको राइनाइटिस हो जाता है, जुकाम होता है, खांसी होता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग बच्चों में या बड़ों में आदत डलवाएं कि जब भी हमको जुकाम हो या खांसी हो तो एक अदरक का टुकड़ा लें और उसको मुंह में रखें, ताकि उसका जो रस है हमारे मुंह में धीरे धीरे जाता रहे। इसके साथ साथ जब हम पानी पीते हैं तो उस पानी में भी शुंठी का जो पाउडर है उसको हम 1 चम्मच लेके उबालें और दिन भर उसी का सेवन करें, क्योंकि जो जल है हमने उसको अब मेडिकेटेड वाटर में परिवर्तित कर दिया है। तो इन 2 चीज़ों का उपयोग हम सब कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए च्यवनप्राश का उपयोग भी हम लोग दूध के साथ करें। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए हम लोग अणु तेल या सरसों का तेल, हम देखेंगे आयुर्वेद में एक नश्य की क्रिया बताई गई है। जब भी हम लोग घर से बाहर निकलें, बच्चे खेलने जाएं, हम लोग ऑफिस के काम से बाहर जाएं, तो नाक में 2-2 बूंद सरसों का तेल या अणु तेल हम लोग उपयोग करें, जिससे हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन में हम लोग बच सकते हैं। बिल्कुल। और इन दिनों एलर्जीज़ के जो ज़्यादा मामले आ रहे हैं वो शायद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है हमारा, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने से भी आ रहे हैं। अगला सवाल है, मेरी उम्र 47 साल है और मुझे रोज़ कैल्शियम की गोली लेनी पड़ती है। क्या यह उपचार लंबे समय तक लेने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है या इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार संभव है? संगीता मोदी है जयपुर से। देखिए, कोई भी जो हमारी औषधि है या कैल्शियम की गोली है वो बिना वैद्य के परामर्श के हमको लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श लें कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की वास्तव में कमी है और आपको कितने टाइम तक वो चीज़ लेनी है। तो कैल्शियम की जो कमी है उसकी पूरी करने के लिए हमारे यहाँ सितोपलादी चूर्ण है, गोदंती भस्म है, वो आपकी भूख भी बढ़ाएगा और कैल्शियम की जो कमी हुई है
उसको भी पूरी करेगा। इसके साथ साथ दूध है, उसका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हम अवश्य ध्यान रखें, कैल्शियम की कोई भी चीज़ हम अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो उसका हम ध्यान रखें कि वो बाद में जाके हमको पथरी या कोई भी किडनी डिजीज़ कर सकती है। तो उस चीज़ का हम रखें ध्यान कि अगर डॉक्टर्स ने हमको परामर्श दिया है तभी हम कैल्शियम या कोई भी अतिरिक्त दवाई सेवन के रूप में लें। अच्छा, आयुर्वेद के अनुसार हमारे रोज़मर्रा के खान पान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कैल्शियम का अच्छा सोर्स होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, दूध हम लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सितोपलादी चूर्ण आता है, उसको हम शहद में गोदंती भस्म के साथ मिला के हम लोग लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी में जो कैल्शियम जा रहा है वो सप्लीमेंट के रूप में नहीं, नेचुरल रूप में जाएगा और बॉडी में एब्जॉर्ब भी होगा। अक्सर हमने देखा होगा, हम लोग आयरन की या कैल्शियम की जब टेबलेट लेते हैं तो बॉडी में लेते तो हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होती प्रॉपर रूप में। तो उसके लिए ज़रूरी है जो हमारे नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से हम लोगों को उत्पाद मिलते हैं, जो औषधियाँ मिलती हैं, उन्हीं का उपयोग हम लोग खाने में करें। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 29 वर्ष और मेरा वज़न 86 किलोग्राम है, कद 165 सेंटीमीटर है। मुझे वज़न कम करना है, इसके बारे में आयुर्वेदिक उपचार बताइए। हरि मोहन सैनी हैं सिकंदरा से। जी देखिए, वज़न कम करने के लिए दवाइयों से ज़्यादा हमारी लाइफ स्टाइल का और हमारे भोजन का काफ़ी उपयोग है। तो अगर हम लोग सिर्फ दवाई लेने से सोचें हमारा वज़न कम हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। आयुर्वेद में हम लोग त्रिफला है, त्रिकटु है, इनको उष्ण जल या गर्म जल के साथ हम लोग सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों का वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी वो जल लें तो भोजन के साथ साथ जब भी वो जल ले रहे हैं तो उसको उष्ण रूप में लेना है, गुनगुने जल के रूप में लेना है। इसके साथ जब वो सूर्य नमस्कार करेंगे, कपालभाति है, भस्त्रिका है, ऐसी प्राणायाम और योगाभ्यास करेंगे तो उनका जो वेट है उसमें रिड्यूस करने में डाइट के साथ साथ उनको फ़ायदा भी मिलेगा। डाइट अगर हम लेंगे तो हम लोग ध्यान रखें उसमें हम पनीर है, तले भुने पदार्थ है, मिर्च है, मसाले हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, इनका उपयोग हम कम करें। दालों में मूंग की दाल लें, मसूर की दाल लें, उड़द की, अरहर की, इनकी दालों का उपयोग हम लोग कम से कम करें। सलाद लें, सलाद का भी उपयोग हम लोग ध्यान रखें, लौकी, तोरई, परवल, ऐसी जो हरी और ग्रीन सब्जियां हैं उनका उपयोग हमको अत्यधिक करना है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम लोग जब सलाद खाते हैं तो उसको भोजन के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखने लग जाते हैं। वास्तविकता में वो चीज़ सत्य नहीं है। सलाद हमको उतनी मात्रा में लेना है ताकि वो हमारे पेट के अंदर फ्लैटुएंस या फिर इनडाइजेशन उत्पन्न ना करें। तो इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखें। अगला सवाल है, मेरे बाएं तरफ लकवा है लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है। ऐसा व्यायाम बताइए जिससे मुझे लकवे से पूरी तरह ठीक होने में मदद मिले। एक दर्शक का सवाल है। जी, अगर आपको लेफ़्ट साइड का पैरालिसिस है और आपको लग रहा है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमको ज़रूरी है बॉडी में जो लेफ़्ट साइड की जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट हम लोग बढ़ाएं। तो हम सेंधा नमक की एक पोटली बना सकते हैं और उसको हम हाथ में रख के अपनी फिंगर्स का उनका मूवमेंट करें। इसके साथ साथ हमारा जो लेफ़्ट पार्ट है उसमें भी हमारी जो पाँव की मसल्स हैं, कोशिश करें उनमें धीरे धीरे उनमें मूवमेंट लाने का प्रयास करें। इसके साथ साथ जैसे महानारायण तेल या महाविषगर्भ तेल, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो वात व्याधि का शमन करती है, उनका उपयोग भी हम लोग मसाज के रूप में लकवे में कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, कोई भी आयुर्वेदिक औषधि या किसी भी तरह का हम कोई भी पदार्थ ले रहे हैं तो बिना वैद्य के परामर्श के ना लें। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने व्यायाम के बारे में पूछा है तो इन्हें किस तरह का व्यायाम करना चाहिए, मतलब योग, प्राणायाम या अन्य एक्सरसाइज? और आयुर्वेद में यदि इन्हें व्यायाम के बारे में जानना है तो किस तरह के विशेषज्ञ से मिलना होगा? आपके यहाँ जो आयुर्वेद संस्थान है और जो आयुर्वेदिक अस्पताल होते हैं वहाँ कौन सा विभाग है जो इनकी मदद कर सकता है? जी, हमारे यहाँ पे स्वस्थव्रत और जो योग विभाग है वहाँ पे ये आ सकते हैं और वहाँ पे हमारे डेली जो योगा का जो सेशन होता है मॉर्निंग में भी रहता है 6 AM से, और उसके बाद OPD भी रहती है। तो 6 AM से 3 PM तक हमारे यहाँ योगा का डेली कंसल्टेशन होता है। और योग इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे आप अनुलोम विलोम करेंगे, उज्जाई करेंगे, भ्रामरी करेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे, तो जो पैरालाइसिस है उसमें वो इसलिए भी फ़ायदेमंद है कि आप देखेंगे कोई भी जो बीमारी है वो सिर्फ हमारे तन के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती, मन पे भी डालती है। तो शरीर के साथ साथ हमारे लकवा या पैरालाइसिस के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने के लिए तो आपको योग एवं प्राणायाम की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अक्सर लोग योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं और उनको लगता है उसका उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तो उसकी जो टेक्निक्स है वो उनको पता नहीं होती कि अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो कितने टाइम तक उनको
ब्रेथ को होल्ड करके रखना है, कितने टाइम तक उनको एक्सहेल करना है, कितने टाइम तक इनहेल करना है। इसलिए आप ज़रूरी है किसी आयुर्वेद चिकित्सक की देख रेख में ये सारे अभ्यास करें। बिल्कुल। अगला सवाल है, मुझे खाना खाने के बाद चलने में बहुत परेशानी होती है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, मुझे क्या करना चाहिए? नंद किशोर रतावा। जी, आप हम लोग देखेंगे जब भी हम लोग कोई खाना खा रहे हैं तो अक्सर आयुर्वेद में जो बताया गया है खाद्य और अखाद्य, क्या हमको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उन चीज़ों का हम लोग ध्यान नहीं रखते। हम देखेंगे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, अगर वो खाना खा रहे हैं तो जल्दबाजी में खा रहे हैं, खड़े रह के खा रहे हैं या डाइनिंग टेबल पे उनका मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हैं। उसके साथ वो खाना खा रहे हैं तो वो पानी भी आप देखेंगे आयुर्वेद में जो नियम बताया मुहुर मुहुर, मतलब जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो उसके बीच में आपको साथ में पानी पीना चाहिए। अक्सर हम देखेंगे खाना खाने के बाद हम एक साथ पानी पीते हैं या खाना खाने से पहले पानी पी लेते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हम देखेंगे खाने का भी जो टाइम है हमारा फिक्स होना चाहिए। हम लोग देखेंगे कोई व्यक्ति सुबह खाना खाता है, उसके बाद वो पचता नहीं, ऑफिस में जाके फिर वो कोई अल्पाहार या कुछ चीज़ लेता है, फिर उसका भी पाचन नहीं होता तो वो अध्यसन का प्रयोग करता है, शाम को फिर वो कोई भी चीज़ खा लेता है। और भोजन के पश्चात हम देखेंगे लेट नाइट का जो भोजन है हम वो रात्रि को देरी से करते हैं, और रात्रि को जो भोजन करते हैं वो भी हम देखेंगे सुबह के कंपैरिजन में गरिष्ठ होता है, जबकि वास्तविकता में हम लोगों को रात्रि का जो भोजन है वो सुबह के कंपैरिजन में लाइट करना चाहिए। और भोजन जितना हो सके हमको सूर्यास्त के नज़दीक के समय में करना चाहिए, ताकि हमको सोने से पहले भोजन के पाचन के लिए समय मिल सके। और उसके लिए आवश्यक है जब हम शाम का भोजन करें तो उसके बाद सीधा सोने के लिए ना जाएं, कुछ देर टहलें, कुछ व्यायाम या प्राणायाम जो भी हम कर सकते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में से उसके लिए समय निकालें। इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ये खान-पान से जुड़ा हुआ सवाल है और अभी तक हमारे पास 2 ऐसे सवाल आ चुके हैं जिसमें एक में वज़न कम करने के बारे में पूछा गया था और एक में वज़न जो था वो उनको बढ़ाना था। तो 2 तरह की बातें थी, लेकिन उसमें खाने पीने की बात ये थी कि मैं खाता बहुत हूँ लेकिन ये मेरे शरीर को लगता नहीं है। तो आयुर्वेद इस बारे में क्या मानता है कि मतलब हम ज़्यादा खाएंगे तो वो हमें ज़्यादा लगेगा, या हम अपनी भूख से कम खाएंगे तो वो भी लग जाएगा, या हमारा शरीर ही इसे तय करता है कि हम 10 रोटी खा रहे हैं, 20 रोटी खा रहे हैं, तो लेकिन ज़रूरत शरीर को कितने रोटी की, मतलब रोटियां गिन के खानी चाहिए या इसको भूख या पाचन के साथ जोड़ के लेना चाहिए? हर बॉडी की प्रकृति जो है आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग होती है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो व्यक्ति पूरा तो करे, लेकिन वो चीज़ हम लोग ध्यान रखें जितना हमने भोजन लिया है तो उतनी कैलोरी का हम लोग व्यायाम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पहले हम लोग देखते थे पुराने ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग थे वो घर का पूरा काम भी करते थे, खेतों में भी काम करते थे, इसलिए जो भोजन वो करते थे उनको पचता भी था। आजकल हम देखेंगे हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उनका मानसिक श्रम तो बढ़ा है लेकिन शारीरिक श्रम कम हो चुका है। उनको अगर अब पसीना आता है तो वो इसीलिए आता है क्योंकि जब घर में कभी लाइट चली जाती है, उनको खेलने के कारण या शारीरिक श्रम करने के कारण जो पसीना आना चाहिए था, बॉडी में जो कैलोरी ली है वो डिजोल्व होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ है। और अक्सर यही हो रहा है कि हम लोग कैलोरी तो ले रहे हैं लेकिन वो बॉडी में हमारे एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। तो उसके लिए ज़रूरी है हम योग, प्राणायाम और जो भी हमने खाने के रूप में भोजन पदार्थ लिया है उसका पाचन हम मजबूती तरीके से करें। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 27 वर्ष है और मेरी एक आंख काफ़ी समय से पीली हो रही है, ठीक करने के लिए क्या करना होगा? सिद्धार्थ चौरसिया हैं, मध्य प्रदेश से हैं ये। जी, आयुर्वेद में नेत्रों के लिए त्रिफला को सबसे सर्वोत्तम बताया गया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, त्रिफला जो पाउडर है उसको रात को एक पानी के मटके में गलाएं और सुबह मलमल का जो कपड़ा है उससे छान के उसकी आँखों को अपनी धोएं, तो उससे भी आपके नेत्रों की ज्योति बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो गुलाब जल होता है उसका प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं नेत्रों की ज्योति के वर्धन के लिए। इसके साथ साथ योग में एक प्रक्रिया बताई है त्राटक कर्म, तो उसका प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। अब त्राटक कर्म जरूरी नहीं है हम मोमबत्ती के सामने या किसी ओम के सामने ध्यान लगाएं, हम हमारे अंगूठे की फिंगर टिप के ऊपर भी ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जब हम त्राटक करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो दीवार पे दूर किसी बिंदु पे ध्यान लगाने से अच्छा है हम अपने अंगूठे की टिप पे ध्यान लगा के त्राटक का अभ्यास करें। और त्रिफला घृत का सेवन करें दूध के साथ, या फिर त्रिफला जल से आंखें धोएं, वो निश्चित रूप से हमारे नेत्रों की ज्योति को बढ़ाएगा। लेकिन इन्होंने पूछा है कि इनकी जो आंखें हैं वो पीली हो रही हैं लंबे समय से, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है?
वो हो सकता है कि उनको कोई और भी इन्फेक्शन हो, तो वो आपके आसपास जो भी उसका ईएनटी का विशेषज्ञ है उसके बाद आप उसको चेक करवाइए। तो हो सकता है ये तो हमने नेचुरल जो हमारे नेत्र ज्योति बढ़ाने के जो उपाय हैं आयुर्वेद के अनुसार वो बताए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप एक बार आई साइड अपनी टेस्ट करवाएंगे तो उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और डिजीज़ तो नहीं है, वो सारी चीज़ें उस प्रक्रिया के पश्चात ही हम लोगों को पता पड़ पाएगी। हमारा अगला सवाल है, मेरे हाथों और पैरों में बहुत थकान महसूस रहती है, कोई आयुर्वेदिक उपचार बताइए। महेंद्र सिंह है विदिशा मध्य प्रदेश से। और इस सवाल के साथ मेरे मन में भी एक सवाल आया कि हाथ और पैरों की थकान, मतलब ये वाकई में एक सामान्य प्रक्रिया है या कोई किसी गंभीर चीज़ का संकेत भी हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर आपके हाथ पाँव में थकान हो रही है, कमजोरी सी महसूस हो रही है, तो हमको देखना चाहिए कि हम लोग किसी गंभीर व्याधि की ओर अग्रसित तो नहीं हो रहे। अक्सर हम देखेंगे, हमको कई बार ऐसा लगता है जब थायराइड की या और भी कोई समस्या होती है तो हमारा काम करने में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन होता है और थोड़ा सा भी काम करते ही हमको थकावट महसूस होती है। तो उससे पहले हमारे लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारे बॉडी के जो रूटीन चेकअप हैं, चाहे T3, T4, TSH हो, डायबिटीज़ हो, उनको हम रेगुलर रूप से करा सकें। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके हाथ पाँव में कमजोरी है, थकान सी महसूस हो रही है, आपका काम करने में मन नहीं लग रहा, तो अश्वगंधा है उसको आप आयुर्वेद में दूध के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे पुराने ज़माने में दादा दादी, नाना नानी छोटे बच्चों की मालिश करते थे, तो उसी तरह से महानारायण के तेल से या महाविषगर्भ के तेल से आप लोग मालिश भी कर सकते हैं। और जो हाथ पाँव में दर्द की और ये सारी समस्याएं जो हो रही है वो हमारी लाइफ स्टाइल की डिजीज़ से भी रिलेटेड है। हम देखेंगे आजकल जो लोग हैं वो रात को देर रात तक जगते हैं, सुबह फिर वो लेट उठते हैं, जबकि आयुर्वेद में नियम बताया गया है कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हम देखेंगे ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है, जब योग दिवस आता है तो उस 1 महीने के आसपास तो लोग बाग उठते हैं, उसके बाद वापस अपने उसी रूटीन की ओर चले जाते हैं। जबकि ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है वो है आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय से 48 से कम 96 मिनट पूर्व। और आप ये चीज़ देखेंगे तो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट में भी विद्वान है। आप देखेंगे गोविंद देव जी की आरती भी ब्रह्म मुहूर्त में होती है, मस्जिद की अजान भी ब्रह्म मुहूर्त में होती है और गुरुद्वारे की गुरुवाणी भी ब्रह्म मुहूर्त में होती है। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमको इंगित करती है कि जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट थे कि हमको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, उसके बाद अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या के अनुसार भोजन का सेवन करके फिर ही हमारे अपने काम में हमको जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ईश्वर भी हमें कदम कदम पे बताते रहते हैं कि सेहत के जो सिद्धांत हैं वो विश्वव्यापी हैं, वो इस धरती से लेके और ब्रह्मांड तक एक जैसे हैं और आपको अपना जीवन अच्छे तरीके से चलाना है तो सबको उन्हें मानना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगला सवाल है, मुझे और मेरे पापा को पाइल्स की समस्या है, आयुर्वेद में इसका कोई सुझाव बताइए। तेजराम महावर हैं ये और करौली से हैं। जी, जिसको भी पाइल्स की समस्या होती है तो अगर हम उसकी मूल या प्रकृति में जाएंगे तो हम देखेंगे उसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन या विबंध या कब्ज की समस्या भी रहती है। तो सबसे पहले उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको पाइल्स की समस्या कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो वो वापस हो सकता है, क्योंकि मल त्यागते वक्त वो वहाँ पे जोर लगाने का प्रयास करेंगे, उससे जो गुदा की जो वलियाँ हैं वो बाहर की ओर निकल सकती हैं। तो उसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे जो त्रिफला चूर्ण है, रात्रि को गर्म पानी से उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो स्फटिक जो भस्म है उसको हम अवगाहन या टब बाथ के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें हम लोग नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। पाइल्स का जब हम लोग बात करते हैं तो तेल, मिर्च, मसाले, चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ों का सेवन हमको कम से कम करना चाहिए। लौकी, तोरई, परवल, हरे साग सब जो सब्जियां हैं उनका उपयोग हमको अधिक से अधिक करना चाहिए। आप देखेंगे पाइल्स की समस्या उन्हीं लोगों में होती है जो अपने डाइट के प्रति या लाइफ स्टाइल के प्रति रेगुलेट नहीं करते। जिनको पाइल्स की समस्या है उनको उकड़ू एक पोजीशन में काफ़ी लंबे समय तक बैठना भी नहीं चाहिए। उनको मेन रूल तो यही है, हम देखेंगे सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण जो हमारी लाइफ को हैजार्ड होते थे हेल्थ को, वो अब सिटिंग के कारण भी हो रहे हैं। तो उसका ये बेसिक ये थंब रूल बना लें, 30 मिनट सिटिंग के बाद हम लोग 3 मिनट कम से कम मूवमेंट करें, चाहे हम लोग ऑफिस में हों, घर में हों। इस चीज़ को अगर हम थंब रूल के रूप में उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सेहत में उसमें फ़ायदा मिलेगा।
बिल्कुल, मतलब कि लंबे समय तक बैठना भी धूम्रपान के बराबर आपको या उस जैसा ही नुकसान पहुंचाता है, उसके संकेत अलग हो सकते हैं। अगला सवाल है, मुझे गठिया है, मुझे आयुर्वेदिक इलाज बताइए, और ये सवाल कई दर्शकों ने हमें भेजा है। जी, हम लोग देखेंगे गठिया जिसको आयुर्वेद में आम बात भी कहते हैं, वो भी लाइफ स्टाइल या हमारी बॉडी में जब आम बनता है उसके कारण होता है। तो उसके लिए एक ज़रूरी है मेथी जो है, मेथी इसमें बहुत हमको फ़ायदेमंद रहती है। तो रात को हम लोग मेथी भिगो दें और मेथी का पानी हम लोग गठिया रोग में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अजवाइन का प्रयोग या लहसुन का प्रयोग हम अपने भोजन में करें, और अजवाइन की पोटली बना के भी हम लोग उससे श्वेत कर सकते हैं। और जब आम बात की समस्या है तो हम लोग ध्यान रखें, हम ऐसे कोई सा भी पदार्थ ना लें। जैसे हम लोग देखेंगे फ्रिज में हमने जो आटा सुबह लगाया था उसको हम शाम को उपयोग में ले रहे हैं, जो सब्जी कई समय तक फ्रीजर में रखी हुई थी उसको भी हम लोग उपयोग में ले रहे हैं, तो वो भी हमारे शरीर में आम बनाती है। चित्रकादी वटी है, डाडी मास्टक है, सिगनाथ गुगलू है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे आमवात या गठिया रोग में हमको पेन से निजात फ़ायदेमंद देती है। लेकिन सबसे ज़रूरी है हम अपनी लाइफ स्टाइल में और अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकें, ताकि हम लोग आमवात, गठिया या इससे संबंधित जो भी उस तरह के रोग होते हैं उनसे हम लोग निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पाइल्स का जो सवाल था उस पे मेरा ध्यान गया कि ऐसे मैंने बहुत सारे दावे देखे हैं कई जगह, सोशल साइट्स पे तो बहुत आते हैं कि आप ये गोली खा लीजिए, ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, पाइल्स आपके 2 दिन में 3 दिन में झड़ जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस तरह के इलाज वगैरह जो भी हैं दावे की जा रहे हैं उनकी आलोचना नहीं कर रहे, कोई निर्णय नहीं दे रहे, लेकिन क्या आयुर्वेद में वैज्ञानिक पद्धति या किसी अध्ययन के रूप में ऐसा माना गया कि कोई ऐसे आयुर्वेदिक गोली या आयुर्वेदिक इंजेक्शन होता है जो पाइल्स, बवासीर, फिशर इन्हें खाने से 2-3 दिन में या इंजेक्शन लगाने से ठीक कर देता है? ये आयुर्वेद में हम लोग पाइल्स फिस्टुला का जो ऑपरेशन करते हैं 4 सूत्र कर्म से करते हैं, और उसका सबसे अत्यधिक फ़ायदा ये रहता है कि वो रिकरेंट नहीं होते। हम देखेंगे ज़्यादातर लोग जो पाइल्स का ऑपरेशन कराते हैं तो उनको रिकरेंसी की समस्या होती है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, उनको लगता है उनका पाइल्स का ऑपरेशन हो गया, अब वो पूरी तरह से ठीक है, तो वापस से वो मैदा, बेसन, पिज़्ज़ा, बर्गर, तेल, मिर्च, मसाले ऐसी सारी चीज़ों का खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के किसी भी दावे पे हम लोग आगे की ओर ना जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। जब तक हम डाइट, लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं करेंगे हमारी कोई भी डिजीज़ ठीक नहीं होगी। आप देखेंगे पुराने टाइम में हम लोग सीजनल और रीजनल फ्रूट का उपयोग करते थे। हमारे जो तेल थे वो तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, इनका उपयोग करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर था वो दाल या सब्जी को पकाने का था, और जब पकाने का था तो हमको उनका स्मोकिंग पॉइंट हाई चाहिए। तो हमारे जो नेचुरल ऑयल हैं, तिल है, सरसों है, मूंगफली है, इनका स्मोकिंग पॉइंट हाई है, इसीलिए इनका उपयोग हम लोग भोजन में करते थे। जो रिफाइंड ऑयल है जो हम पास्ता के ऊपर डालते हैं उसमें हम भोजन को पकाते नहीं हैं, वो सिर्फ ऊपर से डाल रहे हैं, तो उसके लिए हम ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल का जो उपयोग कर रहे थे, क्योंकि उनका स्मोकिंग पॉइंट कम है। पाश्चात्य सभ्यता में तो वो चीज़ चल रही थी। हमारे यहाँ हमारे जो नेचुरल ऑयल है उन्हीं का उपयोग हम लोगों को करना चाहिए, और फ्रूट भी हमको जो सीजनल है और रीजनल है वही चीज़ हमको खाने में लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने डाइट और लाइफ स्टाइल को लेके कई बातें बताई हैं, तो चलते चलते कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को आप संक्षिप्त में बता सकते हैं? जी, मैं यही आपको बताऊंगा, आयुर्वेद जो है वो विज्ञान के साथ साथ एक आध्यात्म भी है, और आयुर्वेद सिर्फ अतीत का विज्ञान नहीं है, ये भविष्य का विज्ञान है। आज से हजारों वर्षों पूर्व भी जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो सारी चीज़ें हमको बताई थी वो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। चाहे हम नीम का दातुल करें, या नाक में तेल डाल के सरसों का नशे के रूप में उपयोग करें, या गंडूस करें, कवल करें, या तेल की मालिश से अभ्यंग करें, कोई भी चीज़ है, हम व्यायाम करें, प्राणायाम करें, इन सारी चीज़ों का हम लोग इसलिए बीमार पड़ रहे हैं क्यों नहीं, हम अपनी पुरानी पद्धति को छोड़ चुके हैं, और आधुनिक बनने की होड़ में हम लोग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या के जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनका आप वैद्य के परामर्श के अनुसार उपयोग करें और अपने जीवन को सफल एवं स्वस्थ बनावें। बिल्कुल। तो आयुर्वेद के बहुत सारे सिद्धांत या लगभग सभी सिद्धांत जो हैं वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं, और आयुर्वेद में कहा भी गया है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा
करना था, ना कि आप बीमार हो जाएं और फिर स्वस्थ होने के बारे में सोचें। बीमारी किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन यदि वो आपके खान पान की गलत आदत और आपकी अनियमित या असंतुलित जीवन शैली या दिनचर्या के कारण हो रही है, तो इस पे आप मनन कीजिए, विचार कीजिए और इसे सुधारने के प्रयास कीजिए। आयुर्वेद आपकी इसमें बहुत मदद कर सकता है, कर भी रहा है। डॉक्टर पुनीत जी को हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उन्हें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और जीवन के बारे में जानकारी दी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।